नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास आप सभी लोगों का विकास एकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई कांस्टेबल, होमगार्ड का जीके जीएस और यूपी जीके का प्रैक्टिस बैच। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसमें पिछली जो एग्जाम हो चुके हैं यूपी कांस्टेबल एसआई, उसके हम सारे क्वेश्चन को उठा करके लाए हैं। तो आज किताब कल कंधे पर स्टार, इसलिए दोस्तों पढ़ाई जबरदस्त होनी चाहिए। आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है एसआई का, मार्च में इसका एग्जाम भी है। तो आइए बिना किसी देरी का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जरूर शेयर करिए और सेशन को शेयर भी किया करिए आप लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर करिए आप लोग। यूपी की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए आप लोग। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, इसका आंसर होगा सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। सुचेता कृपलानी इसका आंसर होगा। और सरोजनी नायडू क्या थी? तो यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य गीत किसने लिखा है? बताइए, उत्तर प्रदेश का राज्य गीत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैथिली शरण गुप्त, गोपाल दास नीरज, प्रदीप, रामधारी सिंह दिनकर। तो उत्तर प्रदेश राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया, इसका आंसर करिए। पहले तो आप लोग जान जाइए, ये उत्तर प्रदेश का जो गीत है क्या नाम है इसका? तो यह है उत्तर प्रदेश हमारा। उत्तर प्रदेश हमारा नाम से यह राज्य गीत है। यह किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। इसे 2013 में स्वीकार किया गया था। 2013 में उत्तर प्रदेश राज्य गीत को स्वीकार किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक इतिहास और गौरव को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य गीत, इसे 2013 में स्वीकार किया गया था। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बताइए। लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, सोनभद्र और झांसी। इसका आंसर करिए क्या होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, सोनभद्र, झांसी। तो प्रयागराज जो है यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, प्रयागराज जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेगा तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और सोनभद्र, सोनभद्र के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, सोनभद्र कहाँ पर है? यह सोनभद्र कहाँ पर है, ये देखिए आपका सोनभद्र। यहाँ पर देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यह चार राज्यों से क्या है? चार राज्यों से घिरा हुआ है। तो सोनभद्र को याद रखिएगा आप लोग, ये चार राज्यों से घिरा हुआ है। किससे किससे? तो मध्य प्रदेश से, यहाँ देखिए एमपी से, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर झारखंड, इधर बिहार। इस चार राज्यों से घिरा है कौन? आपका सोनभद्र। सोनभद्र आपको दिख रहा होगा, हम क्लिक कर दिए हैं उस पर। तो सोनभद्र याद रखिएगा, चार राज्यों से घिरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। और इसमें बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है होगा? सबसे छोटा कौन सा होगा? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप भदोई कर दीजिएगा। ठीक है, उसके लिए भदोई या संत रविदास नगर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सोनभद्र याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला जो चार राज्यों से घिरा हुआ है, तो आपका हो जाता है सोनभद्र, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से घिरा हुआ है। और याद, एक बात और याद रखिएगा, ऊपर देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए सहारनपुर, ये सहारनपुर दिख रहा है ना? ये सहारनपुर तीन राज्यों से घिरा है। किससे किससे? पहला उत्तराखंड, दूसरा देखिए हिमाचल प्रदेश, और तीसरा किससे घिरा है? तो हरियाणा से। ठीक है, यदि तीन राज्य पूछे तो जान जाइए सहारनपुर की बात किया जा रहा है, और चार राज्य की बात की जा रही है तो सोनभद्र का बात किया जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र पठारी क्षेत्र कौन सा है?
एकमात्र पठारी क्षेत्र बताइए कौन सा है? तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड, दोआब क्षेत्र, अवध मैदान। एकमात्र पठारी तो यह हो जाएगा बुंदेलखंड रीजन जो हमारा उत्तर प्रदेश का है वो पठारी क्षेत्र होता है। ठीक है, दोआब मतलब समझ रहे हैं ना, जो दो नदियों के बीच बसा हुआ क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जो दो नदियों के बीच जो क्षेत्र बसा रहेगा उसे हम दोआब बोलते हैं। तो एकमात्र पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेलखंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा था? कौन सा था या है? अभी तो है ही ना। लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना की गई थी। 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना की गई है। किसकी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसे क्या कहा जाता है? इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाएगा? जिस दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ होगा। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुआ। तो इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? यूपी दिवस मनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करिए लोग। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहलाता है? चावल का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? बलिया, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, श्रावस्ती। सिद्धार्थनगर के बारे में जान लीजिए आप लोग। यहाँ एक जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है किसे? तो काला नमक चावल को। किसे मिला है? काला नमक चावल। जो आपका काला नमक चावल है इसे जीआई टैग मिला है। जो कहाँ का है? तो सिद्धार्थनगर का है, इसे जीआई टैग मिला है। और गोरखपुर में क्या मिला है? तो टेराकोटा। टेराकोटा मिला है, गोरखपुर का है जीआई टैग। ठीक है, गोरखपुर के प्रोडक्ट जो है टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती हो जाएगा। चावल का कटोरा किसे कहा गया है? तो श्रावस्ती को कहा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहलाता? तो आपका श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिला में है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या मिर्जापुर। सबसे बड़ा, सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है यह? सोनभद्र में है। ठीक है, याद रखिए, जो 4 राज्यों से घिरा हुआ हमारा जिला है कौन? सोनभद्र। यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और सबसे कम पूछेगा, सबसे कम पूछे तो आप लोग भदोही कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा? भदोही। जो इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? संत रविदास नगर कर दिया गया है, यह भी याद रखिएगा। भदोही का नाम बदल करके संत रविदास नगर कर दिया गया है। यहाँ पर क्या है? तो सबसे कम है। क्या? सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं कहाँ पर? तो भदोही में। यह भी याद रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बनारस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? बताइए, बनारस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पीतल, कालीन, रेशमी साड़ी या चमड़ा। बताइए, बनारस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल आपका कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये आपका मुरादाबाद। क्या? मुरादाबाद। मुरादाबाद प्रसिद्ध है किसके लिए? पीतल के लिए। और अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताले के लिए प्रसिद्ध है। और कालीन, कालीन मतलब मिर्जापुर का कालीन भैया ना समझ लीजिएगा आप लोग कालीन से। कालीन आपका फेमस है भदोही। ठीक है, भदोही, भदोही जिसे हम लोग संत रविदास नगर बोलते हैं। कालीन आपसे पूछे कहाँ प्रमुख से उत्पादन होता है? तो भदोही में होता। और रेशमी साड़ी हो जाएगा बनारस का। और चमड़ा आपसे पूछे तो चमड़ा का कानपुर कर दीजिएगा आप लोग। चमड़ा क्या हो जाएगा? चमड़ा का कानपुर कर दीजिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या कितनी है?
राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या कितनी है? 29, 30, 31, 32। 10 नंबर का आंसर करिए आप लोग। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 31 है। ठीक है, यह भारत में सभी राज्यों से सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में ही है, 31। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? राजकीय नृत्य कौन सा है? बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी। बताइए। तो कथक कहाँ का है? तो अपने उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। ठीक है, यूपी का क्या है? कथक, इसे याद रखिए। अब भरतनाट्यम, उड़ीसी से आपको नाम से समझ में आ रहा है ना, ये उड़ीसा का हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। इसको भी लिख लीजिए आप लोग। कुचिपुड़ी पूछे तो आप लोग आंध्र प्रदेश कर दीजिएगा। भरतनाट्यम पूछेगा तो आप लोग तमिलनाडु कर दीजिएगा। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और उड़ीसी आपसे समझ में आ रहा है कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, इसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, संघ स्थापना, त्रिरत्न। सारनाथ में बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण क्या कहा गया है? जहां उनकी मृत्यु हुई थी। क्या? जहां पर मृत्यु को प्राप्ति हुई उसे कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। इनके जो प्रथम उपदेश दिए थे उन्हें क्या कहा गया है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? तो यह आपका अवध से नेतृत्व कर रही थी। कहाँ से? यह आपका अवध से नेतृत्व कर रही थी। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से कर रही थी? यह आपका झांसी से नेतृत्व कर रही थी। कहाँ से? झांसी से कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। और नाना साहब ये कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से कर रहे थे। और उन्हीं का सेनापति है कौन? तात्या टोपे। तो 1857 की क्रांति में नेतृत्व कौन कर रहा था? कहाँ? नाना साहब कर रहे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कन्नौज का प्रसिद्ध त्रिकोणी संघर्ष किनके बीच हुआ था? पाल प्रतिहार चालुक्य, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट चोल चालुक्य, गुप्त हुण शक। बताइए, कन्नौज का प्रसिद्ध त्रिकोणी संघर्ष किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 14 का बी हो जाएगा, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका चौरी चौरा कांड किस जनपद में हुआ था? चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड होने के पहले जान लीजिए क्यों हुआ था यह कांड। चौरी चौरा कांड जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया 1920 में, 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। उसी के बाद 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें असहयोग आंदोलनकारियों के द्वारा एक पुलिस चौकी को जला दिया जाता है। और कहां पर जला दिया जाता है? तो गोरखपुर में। और उसी दिन क्या किया जाता है? महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ है? तो गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। इसमें क्या हुआ था? तो आंदोलनकारियों के द्वारा एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था। ठीक है, इसमें कुछ निर्दोष पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक नेपाल से सीमा साझा करेगा? बताइए, इसका आंसर करिए। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। बताइए कौन सबसे ज्यादा। पहले तो आप लोग जानिए कौन कौन सा जिला आपका साझा करता है नेपाल से। देखिए, पहला पीलीभीत करता है, दूसरा लखीमपुर खीरी करेगा, तीसरा श्रावस्ती करेगा, बहराइच करेगा, श्रावस्ती करेगा, यहाँ देखिए बलरामपुर करेगा, इधर सिद्धार्थनगर करेगा, इधर महाराजगंज करेगा। तो टोटल 7 जिला नेपाल से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और तो कौन सा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल सर्वाधिक सीमा कौन साझा कर रहा है? तो यह लखीमपुर खीरी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा लखीमपुर खीरी करता। और कितने जिला करते हैं? तो 7 जिला
सीमा बनाते हैं नेपाल से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? गन्ना उत्पादन सबसे अधिक कौन से क्षेत्र में होगा? तराई क्षेत्र, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड या पूर्वी यूपी? तराई क्षेत्र में जानते हैं क्या होता है? धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है यूपी में। धान का उत्पादन पूछेगा आपका तो तराई क्षेत्र कर दीजिएगा। धान का उत्पादन और गन्ना उत्पादन जो है पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा होता है। कहां पर? पश्चिमी यूपी में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रामायण सर्किट किससे संबंधित है? पर्यटन से, कृषि से, उद्योग से, शिक्षा? रामायण सर्किट, तो यह आपका पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, यह आपका पर्यटन से संबंधित है रामायण सर्किट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे किन जिला को जोड़ेगा? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए लेकर के। गंगा एक्सप्रेसवे या कौन किन जिला को जोड़ेगा? मेरठ प्रयागराज, लखनऊ आगरा, गाजियाबाद वाराणसी, नोएडा से कानपुर? बताइए। गंगा एक्सप्रेसवे जो है आपका, यह मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। ठीक है, यह मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। 12 जिलों से होकर गुजर रहा है। ठीक है, 12 जिलों से होकर के गुजर रहा है। कौन? गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, और किसे जोड़ रहा है? तो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ रहा है और इसकी दूरी लगभग 594 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी दूरी 594 किलोमीटर लगभग है। गंगा एक्सप्रेसवे की दूरी, या मेरठ से प्रयागराज को जोड़ा और कितने जिले से होकर जा रहा है? तो 12 जिलों से होकर जा रहा है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शारदा नदी किस देश से होकर आती है? शारदा नदी, ये बताइए, शारदा नदी किस देश से होकर आती है? ये शारदा नदी चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, किस किस देश से होकर आती है? तो शारदा नदी आपका नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, नेपाल से प्रवेश करती है। कहाँ आती है? उत्तराखंड में आती है। उत्तराखंड से फिर कहाँ आएगी? यूपी में। यूपी में आकर कहाँ मिल जाती है यह? तो यह घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। शारदा नदी आकर के घाघरा नदी में मिल जाती है यूपी में। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो किस किस देश से होकर आती है? तो नेपाल से होकर के भारत में यह प्रवेश करती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार किस नगर में स्थित है? ग्रेट बाथ अर्थात विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो विशाल स्नानागार की बात हो रही है, तो यह मोहनजोदड़ो में स्थित है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में स्थित है। ठीक है, और कालीबंगा से क्या साक्ष्य मिला था? कालीबंगा से क्या साक्ष्य मिला था? चूड़ी का साक्ष्य मिला था। उसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महावीर स्वामी का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? महावीर स्वामी का निर्माण अर्थात मृत्यु कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी या राजगीर? बताइए, महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ था? वैशाली में क्या हुआ था महावीर स्वामी का? तो जन्म हुआ था। जन्म हुआ था। और मृत्यु इनका कहाँ होती है? तो यहाँ पर इनका निर्माण होता है पावापुरी में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कुशीनगर में भगवान बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था और उसे क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ है? पावापुरी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन के समय चीन से भारत आने वाला यात्री कौन था? बताइए। फाइयान, इत्सिंग, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज? हर्षवर्धन के समय चीन से भारत आने वाला यात्री कौन था? तो यह था आपका ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। इसे याद रखिएगा। और इसके द्वारा एक अपने यात्रा की वृत्तांत की एक किताब लिखी है। क्या लिखी है? तो सी यू की लिखी है। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। क्या लिखा है? तो सी यू की किताब लिखा है अब इसने। सी यू की इसके द्वारा लिखी गई है किताब। किसके द्वारा? ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया। और मेगास्थनीज के द्वारा क्या उनसे किताब लिखी गई है? तो इंडिका लिखी गई है। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था।
फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, वेंगसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और मेगास्थनीज कहाँ आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इत्सिंग किसी भी राजा के दरबार में नहीं आया था, या नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था। इत्सिंग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन। बताइए, अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? व्यापार बढ़ाना, किसानों को लाभ, सेना को सस्ता मूल्य पर सामग्री देना, या कर सुधार करना। तो क्या था? यह सेना को सस्ते मूल्य पर सामान देने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को लाया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया, जो खिलजी वंश का शासक था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबर, फैजी, अबुल फजल या बदायूनी। अकबरनामा की रचना, तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा की गई है। 26 का सी हो जाएगा। 26 का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? बताइए। 1764, 1793, 1813, 1857। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया है? तो कार्नवालिस के द्वारा किया गया है। यह भी याद रखिएगा आप लोग, कार्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? लगान की नीति, चर्बी युक्त कारतूस, धार्मिक हस्तक्षेप, सैन्य भेदभाव। देखिए यहाँ पर आंसर क्वेश्चन में क्या मिला? तात्कालिक कारण। यदि सिर्फ कारण रहता क्वेश्चन में तो यह चारों हो, ठीक है। लगान नीति भी थी, चर्बी युक्त कारतूस भी कारण था, धार्मिक हस्तक्षेप भी कारण था, सैन्य भेदभाव भी कारण था। लेकिन इसमें तात्कालिक कारण पूछ रहा है, तो तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों चर्बी युक्त कारतूस? इसमें क्या बताया गया कि गाय और सुअर के चमड़े का कारतूस में प्रयोग किया जा रहा था, जो हिंदू धर्म के विपरीत होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 28 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? तो लोकमान तिलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें लोकमान तिलक भी बोला जाता है। और इनके द्वारा 2 पत्रिका लिखी गई है, भी याद रखिएगा। इनके द्वारा 2 पत्रिका लिखी गई है। कौन कौन सी? केसरी, एग्जाम में यह पूछ चुका है, केसरी पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। और एक क्या लिखा गया? मराठा। केसरी और मराठा 2 पत्रिका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश। बताइए आप लोग, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? तो यह कौन था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का पहला शासक कौन बना था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक बना था, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गुलाम वंश था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान कीजिए, यह संघी व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको आप लोग संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां,
केंद्र उसके सूची 1 में है, और सूची 2 में क्या है, केंद्र के पास, राज्य के पास, केंद्र और राज्य दोनों 7वीं अनुसूची। तो इसको मिलान करना है, आप लोग ध्यान से देखिए। संघ सूची क्या है, तो केंद्र के पास रहेगी, तो ए का क्या हो जाएगा, संघ सूची किसके पास है, तो केंद्र के पास है। राज्य सूची किसके पास है, तो राज्य के पास है। और समवर्ती सूची किसके पास है, केंद्र और राज्य दोनों के पास है। और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। यह ऑप्शन गलत दिया है, यह ऑप्शन गलत दिया है, टाइपिंग में गलती हो गई है, तो इसको याद रखिएगा। संघ सूची किसके पास है, केंद्र के पास है। राज्य सूची राज्य के पास, और समवर्ती सूची किसके पास है, केंद्र और राज्य दोनों के पास है। 7वीं अनुसूची में तो केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र प्लस राज्य के शक्तियों का विभाजन, ठीक है, केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिए। भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, किसका, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, या संसद के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद जो है आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, मैं व्याख्या लिखा हूँ। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति या राज्यसभा के प्रति नहीं होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। कानून के समक्ष समानता कहाँ पर बात की गई है बताइए, तो आर्टिकल 14 में, ठीक है। समानता का अधिकार हमको कहाँ मिला है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, तो विधि के समक्ष समानता की जो बात की गई है कहाँ पर, आर्टिकल 14 में की गई है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करता है बताइए। कैग की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। कैग की नियुक्ति आर्टिकल 148 में कैग की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 148 में तो कौन करता है इनकी नियुक्ति, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसकी, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी अर्थात प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 35 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सियाल परत मुख्यतः किस तत्वों से बनी होती है बताइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सियाल परत मुख्यतः किस तत्व से बनी होती है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, लोहा और निकेल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, कैल्शियम और कार्बन। तो सियाल परत जो है किसकी बनी रहती है, तो मैग्नीशियम और सिलिकॉन की बनी रहती है। किसकी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बनी रहती है सियाल परत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं। वॉल्केनिक बेल्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। वॉल्केनिक बेल्ट कौन से पेटी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी, या अफ्रीकी रिफ्ट घाटी की बात की जा रही है। तो बताइए वॉल्केनिक बेल्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वॉल्केनिक बेल्ट जो है सबसे ज्यादा प्रशांत महासागरीय घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ पर, प्रशांत महासागरीय घाटी में पाए जाते हैं। तो 37 का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्न में से किस महासागरीय धारा को गर्म धारा माना जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। निम्न में से किस महासागरीय धारा को गर्म धारा माना जाता है? पेरू धारा, कैनेरी धारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर धारा। बताइए, लेब्राडोर धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। जो गल्फ स्ट्रीम होती है ये गर्म धारा होती है। ठीक है, तो 38 नंबर का सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? सी। गर्म धारा क्या होगा? तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बॉक्साइट उत्पादन भारत में बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए, सर्वाधिक कहाँ पर होगा? भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर करिए, क्या होगा आंसर? इसका आंसर करिए आप लोग। 39 नंबर का आंसर करिए। तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में उड़ीसा में होता है। और विश्व में पूछ ले कहाँ पर होता है, तो विश्व में आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व में पूछे तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया कर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भ्रंश घाटी से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? रिफ्ट वैली से होकर बहती है। कौन सी नदी? गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहेगी? तो बताइए, इसमें हो जाएगा आपका गंगा यमुना जो होती हैं ये नहीं बहती हैं, सिर्फ नर्मदा। नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। कौन कौन सी? नर्मदा और एक नदी और लिख लीजिए, ताप्ती। कौन सा? नर्मदा और ताप्ती। या भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। दो नदियां सिर्फ भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है यह क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? 41 नंबर का आंसर करिए आप लोग। चेरापूंजी, माशिनाम, पोंटनियाक या डिब्रूगढ़। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है पृथ्वी पर? बताइए कहाँ पर होगा? तो यह हो जाता है माशिनाम। कहाँ? माशिनाम मेघालय। कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। इसे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। थोड़ा मेरा लिखावट तो नहीं सही है, लेकिन मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही रिसर्च करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूँ। और एग्जाम में पूछे, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा हाँ कि कैसा क्वेश्चन करा रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर 41 का बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बताइए, राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आरबीआई जान लीजिए। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। और योजना आयोग को क्या कर दिया गया? इस टाइम समाप्त कर दिया गया। उसके जगह पे क्या आ गया है? तो नीति आयोग आ गया है। यह भी याद रखिएगा आपको। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान कहाँ लगाया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, एनएसओ के द्वारा। तो 42 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? इसका आंसर करिए आप लोग। भारत में मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, संसद या भारतीय रिजर्व बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी के बनाने का काम आरबीआई का होता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आरबीआई आपका मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? तो जनवरी 2015 में हुआ है। यह भी याद रखिएगा आप लोग। जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यह भी याद रखिएगा आप लोग। इस टाइम उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? तो कौन है? सुमन बेरी है। निम्न में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र में शामिल है? कौन सा आर्थिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र में शामिल है? कृषि, बताइए, कृषि, खनन, निर्माण उद्योग या बैंकिंग। कौन सा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में कौन सा शामिल है? देखिए 3 सेक्टर में बटा है।
हमारा जो क्षेत्र है 3 सेक्टर में बटा है। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो प्राइमरी मतलब प्राथमिक होता है एक, फिर सेकेंडरी होता है, फिर क्या होता है? टर्शियरी होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है। तो ठीक है, इसमें क्या आएगा? जो प्रकृति से उत्पादन होगा वो कहाँ आएगा? प्राइमरी क्षेत्र में आएगा। जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, कहाँ आएगा? प्राइमरी क्षेत्र में आएगा। और ये निर्माण उद्योग जो है ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर कहाँ आते हैं? तो ये टर्शियरी सेक्टर, ये किस में आएंगे? तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यह सेवा क्षेत्र किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्र में आएगा। सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है? तो बैंकिंग शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 44 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, जो तीसरी टर्शियरी क्षेत्र में शामिल है, टर्शियरी सेक्टर में शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इसका आंसर करिए आप लोग। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, या तो बताए हैं कई बार आप लोगों को, या क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे कब लागू किया गया था? तो जुलाई 2017 में इसे लागू किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर। तो पूछ रहा है डायरेक्ट टैक्स का, कस्टम ड्यूटी नहीं होगा, बिक्री कर नहीं होगा, आयकर जो होता है आपका क्या होता है? यह क्या? डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में आप लोग कुछ जान लीजिए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? यह भी आप लोग बता दीजिएगा हमको कमेंट करके। 100 कौन से, हम नहीं बताएंगे, हम कमेंट में उम्मीद करेंगे आप लोग जवाब देंगे। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 45 का सी हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा। और यहीं पर हमारा क्लास समाप्त होता है। यहीं पर क्लास समाप्त होता है। और क्वेश्चन कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं सेशन आप सभी को पसंद आएगा। जय हिंद, नमस्कार।